नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। स्वागत है आप सभी का। जनता जब सरकारें चुनने के लिए रिकॉर्ड वोट देती हैं, लोकतंत्र को अच्छा लगता है। जब सरकारें रिकॉर्ड सीट से सत्ता हासिल करती हैं, समर्थकों और पार्टियों को अच्छा लगता है। लेकिन जब महंगाई रिकॉर्ड तोड़ने लग जाए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो रिकॉर्ड कैसे कहां कहां टूट रहे हैं, आइए पहले ये देखते हैं। एक तरफ जहां अयोध्या में जमीन विवाद को लेकर आरोप लगता है कि 15 मिनट में 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ खरीद ली जाती है। और खबरों के इसी दौर में महंगाई रिकॉर्ड तोड़कर दस्तक देती है, क्योंकि 25 दिनों में पेट्रोल डीजल 6 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर महंगे हो चुके होते हैं। 52 से कम यानी कि 42 दिन के अंदर 24 बार डीजल के दाम महंगाई की टंकी फाड़कर बढ़ चुके हैं। वहीं थोक महंगाई दर मई महीने में 13% के करीब पहुंच चुकी है, जो 11 साल के अपने उच्चतम स्तर पर है। यहां पर आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सरकार अगर चाहे तो बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी आबादी को गरीब बना सकती है। यह हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। यह कहा था राजनीतिक अर्थशास्त्र के पितामह कहे जाने वाले जॉन मेनॉर्ड केन्स ने। तो क्या वाकई अभी महंगाई से जनता की गरीबी का कारण वो सरकारें हैं जो जनहित में ही कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की जरूरत बताकर महंगाई को जस्टिफाई करती हैं? आज दस्तक इसी मुद्दे पर। महंगा खाना, महंगा तेल, ये देखो विकास का खेल। लगातार बढ़ते ही आ रहे हैं, इसमें 1-1.5 साल से कम हुए हैं। बजट से बाहर हो गए। महंगाई की मार जनता पूरी तरह से पड़ रही है। तेल की महंगाई से गुस्से में उबलते आम आदमी को पता ही नहीं चला कि वो अपनी बाइक और कार की टंकी में सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं डलवा रहे, बल्कि अपना पेट काटकर, अपनी जेब जलाकर देश सेवा कर रहे हैं। जनता को लगता है कि 42 दिन में 24 बार महंगे हो चुके पेट्रोल डीजल को भराकर वो अपनी गाड़ी चलाते हैं, जबकि उन्हें अंदाजा ही नहीं कि महंगाई के अस्त्र से घायल होकर भी देशवासी ही देश चलाते हैं। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वीकार है, लेकिन महंगाई का उपचार नहीं है। देश में पहली बार डीजल भी 100 रुपए के पार है। जब देश के 148 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के नोट को छेद कर बाहर चली गई, जब देश के 9 राज्यों की जनता 100 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीद रही है, जब मई में 16 बार और जून के 14 दिन में 8 बार पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है, तब जनता जो महंगाई के कारण आर्थिक रूप से मूर्छित होने लगी, उसे वीरता का एहसास देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कराया, मानो ये कहते हुए कि हे भारतवासियों, तुम महंगाई के मोर्चे पर इंच मात्र भी डगमगाना मत। क्योंकि जब जनता ने पूछा कि महंगाई में देशवासियों की रक्षा कौन करेगा, तेल संभालने वाले विभाग के मंत्री जी बोले, देशवासियों तुम ही करोगे, तुम ही करोगे, तुम ही करोगे। भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। आम आदमी हैरान हो जाता है। एक तरफ वैक्सीन मुफ्त बताई जाती है, दूसरी तरफ वैक्सीन का बजट गिनाकर पेट्रोलियम मंत्री तेल की महंगाई जस्टिफाई करने लगते हैं। एक तरफ जनता को मुफ्त राशन देने पर वाहवाही ले ली जाती है, दूसरी तरफ उस राशन की कीमत महंगा तेल भरती जनता से भरवाने की दलील दी जाती है।
जनता को पता ही नहीं चला कि कब से वो अपना घर चलाते चलाते तमाम तरह के टैक्स भरने के बाद अब तेल की महंगाई भी अपने कंधे पर उठाकर देश चलाने लगी। तो लगातार बढ़ते ही आ रहे हैं, इसमें 1-1.5 साल से कम हुए हैं और तरफ से इतनी मार पड़ी हुई है जनता के ऊपर। गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? कम से कम इसमें तो कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं, थोड़ा एक्साइज रिड्यूस करें, कुछ भी करें। और सबसे बड़ी बात है, ये पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाया गया? आज हालत ऐसे आ गई, अब चलाना तो क्या साइकिल चलाना क्या। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसका रेट कम से कम दाम में करके हमको सहूलत दीजिए। तो बजट से बाहर हो गया, हर आदमी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो पेट्रोल को अफोर्ड कर सके, और इससे ट्रांसपोर्ट और जाने आने वाले जो टैक्सी वाले हैं उनको फर्क पड़ रहा है, हर चीज़ का किराया बढ़ रहा है। जनता परेशान है। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल की कीमत 100+ हो गई है, जिससे जनता पूरी तरह से एकदम परेशान है। इस कोरोना काल में वैसे भी जनता के काम धंधे ठप है और महंगाई की मार जनता पूरी तरह से पड़ रही है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की दर जल्द से जल्द कम करे। अब 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जिस तरह दिन पर दिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्या आम आदमी पेट्रोल और डीजल इतनी महंगाई में अफोर्ड कर सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि अब तक जितने पैसे टैक्स के तौर पर आम आदमी ने दिए हैं सरकार को, क्या समय नहीं है कि उसका फायदा अब इस आम आदमी को मिलना चाहिए? क्रेडिटॉस सॉल्यूशंस के आंकड़े कहते हैं कि लोन रीपेमेंट यानी कर्ज लेकर उसे दोबारा भरने के मामले में चेक बाउंस रेट पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 2 गुना यानी 21% हो गया है, जबकि क्रेडिट कार्ड से खर्चा चलाकर उस कर्ज को भरने में चेक बाउंस की हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 18% हो गई है। यानी आम आदमी कर्जा लेकर घर चला रहा है और कर्जा चुका नहीं पा रहा। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं, महंगा तेल भराकर देश सेवा करिए। बहुत दिक्कत हो रही है, जो है आदमी आम आदमी परेशान है। अब बड़े लोगों को क्या, वो तो अपना ले ही ले रहे हैं किसी तरीके से। बजट खराब हो रहा है, बाकी इनकम वगैरह भी कोरोना की वजह से जो होती थी वो भी ठप है इस वक्त। गवर्नमेंट टोटल फेल हो गई है इसमें, आर्थिक मोर्चे पे जाकर इसका असर हमको देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन में अंदर ही अंदर इनने पेट्रोल महंगा करती है, लेकिन इनकम तो है ही नहीं ना, इनकम के लिए कुछ हो नहीं रहा। पब्लिक ही सफर कर रही है और करता रहेगा। सरकार को क्या कुछ इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 100 रुपए के देना चाहिए, लेकिन हो कहाँ रहा है सर। इसके बाद तो फिर वही दिन आएगा कि साइकिल से ही आदमी चलना शुरू करेगा। तेल पर ले टैक्स दे टैक्स करके अब अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के बीच 2,35,000 करोड़ रुपया सिर्फ पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए जनता की जेब से निकालकर केंद्र सरकार के खजाने में जमा कराया जा चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमत 1 साल में 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुकी है और तेल के दामों पर पेट्रोलियम मंत्री के बयान भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार को जिम्मेदार बताने से लेकर अब देश मांगता है महंगाई पर कुर्बानियां तका चुके हैं। उत्पादनकारी देश तेल उत्पादन कम किए थे। उन दिनों में तेल उत्पादन कम करने का प्रमुख कारण था आवश्यकता नहीं थी, डिमांड नहीं थी। अभी जैसे 2021 की जनवरी फरवरी में डिमांड स्वाभाविक हो गया है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन नहीं हुआ है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये एक प्रमुख कारण है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा 1 साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। अभी किसानों की हित को ध्यान में रखते हुए चावल और गेहूं की एमएसपी घोषणा की गई। ये सारे खर्चा अभी, और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए जनता द्वारा तो सबने सुना था। महंगाई तंत्र में जनता का पैसा जनता द्वारा जनता के लिए हो जाएगा, अंदाजा नहीं था। तो क्या ये मान ले कि महंगाई का बस अब नाम बदलना बाकी है, इसे देश रक्षा कवच का नाम दे दिया जाए तो मुद्दा ही महंगाई का खत्म हो जाएगा। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
हमारे देश में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी कि खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। तीसरी महंगाई होती है जो चुनाव के समय छिपा ली जाती है, चुनाव के बाद चुन चुन कर बढ़ा दी जाती है। और इस बात को आप तथ्यों से जानिए। कैसे? जैसे 5 राज्यों में चुनाव के दौरान 27 फरवरी से 3 मई के बीच 66 दिन में एक बार भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। चुनाव के दौरान 66 दिन के अंदर तेल के दाम जरूर 4 बार मामूली राहत देकर कम कर दिए गए, लेकिन 2 मई को चुनावी परिणाम आने के बाद से तुरंत अब तक 42 दिन में 24 बार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े। और तब खबर यह भी है कि थोक महंगाई दर भी मई में रिकॉर्ड स्तर पर आ चुकी है। तो सवाल यह कि क्या वो आम आदमी जिसकी कमाई घटी है, जिसका रोजगार छूटा है, वो क्या बढ़े हुए दामों को उठाने की स्थिति में आज इस समय है? चुकी महंगाई को उठा पाए। से 25% का इजाफा आ चुका है महंगाई में, जिसके कारण से अब ये दिक्कतें होने लगी हैं। जो हम भविष्य के लिए सेविंग करना सोचते थे वो सेविंग बंद हो गई एकदम। काम तो हमारा करना ही, हमें चलाना भी पड़ेगा, लेकिन जो हमारी सेविंग थी वो एकदम जीरो हो गई, नील हो गई एकदम। महंगाई आम आदमी को गरीब बना रही है। गरीब का मतलब यहाँ पर भूखा और कम कपड़े में या फटेहाल आदमी मत समझिए। अच्छा खासा मध्यम वर्ग भी गरीब हो रहा है, क्योंकि अर्थशास्त्र में गरीबी का मतलब ये भी होता है कि सक्षम होने के बावजूद जब आप जरूरत के मुताबिक अपने और अपने परिवार के लिए खर्च नहीं कर पाते। और खर्च क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सीएसओ के आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 8,637। बच्चे लोगों को बोलना पड़ता है, आज ये नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, क्योंकि ये बोलने से हमें तकलीफ होती है, दुख होता है कि हम किस तरह से जिएंगे। ऐसा जीना बहुत मुश्किल हो। पर टैक्स से 2,35,000 करोड़। आम आदमी से ज्यादा टैक्स लेने की बजाय सरकार को चाहिए कि इसके लिए या तो शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ाए, या सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम करे, या सरकार इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा रेज करे। आज की तारीख में सरकार को इनोवेटिव तरीके अपनाने चाहिए पैसा रेज करने के लिए, ताकि राशन, वैक्सीन और वेलफेयर स्कीमों का खर्चा सरकार। हम महंगाई की हमारी इस खबर पर लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक चल रही थी दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर वो बैठक बस अब से कुछ देर पहले खत्म हो चुकी है। तो इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री के घर पर यह बैठक चल रही थी। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता और मंत्री इसमें थे। सदानंद गौड़ा भी इस बैठक में मौजूद थे। ये बैठक अभी खत्म हो गई है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा
जो थे वो इस बैठक में थे, तो पीएम मोदी के घर जो बैठक चल रही थी वो समाप्त हो गई। एक बार फिर से हम अपनी खबर पर लौटते हैं। आम आदमी यहां तेल नहीं भरा पा रहा है महंगाई के कारण, और एक राज्य ऐसा है जहां जनता की गाढ़ी कमाई से फिजूल खर्ची की जा रही है। जनता कर्ज में डूबी हुई है, दबी हुई है। पूरा राज्य कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है, लेकिन तेलंगाना की सरकार अपने अधिकारियों को 25-25 लाख रुपए की लग्जरी कार दे रही है। जनता का पैसा बर्बाद करने वालों पर आप दीजिए दस्तक। जब जेब में नहीं दाने तो क्यों सरकारें चली फिजूल खर्ची में पैसा बहाने? इस सवाल की वजह ये तस्वीर और वीडियो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उन लग्जरी कारों को देख रहे हैं जो कर्ज में डूबे तेलंगाना में ही अधिकारियों के लिए खरीदी गई। जिन कारों को हरी झंडी हैदराबाद में दिखाई जा रही, दरअसल ये जनता के पैसे को बर्बाद करने की हरी झंडी है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो जवाब ये कि तेलंगाना जो राज्य 40,000 करोड़ के कर्ज में डूबा है, तेलंगाना जो केंद्र से आर्थिक मदद का पैकेज मांगता है, वहाँ प्रति कार 25 से 30 लाख रुपए की कीमत वाली 32 आलीशान कारें अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स के लिए खरीदी जा रही हैं। जिस वक्त जरूरत है ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य पर जनता के पैसे को खर्च किया जाए, तब जनता के टैक्स से आए पैसे में से 80 करोड़ रुपए खर्च करके अधिकारियों को लग्जरी कार देने की जरूरत क्या है? If he wanted to spend money, people say that it's for the commissions. I don't want to get into it. But if he wanted to buy some things, like he should have bought something which should have been useful to common people, particularly in the rural areas, and particularly with the impending third wave. We have to think of a worst case scenario. We have to be prepared for it, and I think that would have been much more useful and meaningful than providing cars for luxury cars for the additional collectors. दलील ये दी जा रही कि ये कारें कलेक्टर को इसलिए दे रहे हैं ताकि गांव में जाकर ये विकास का निरीक्षण कर सके। Just couple of months back, their own Karnataka government ordered for costly cars worth 13 crores for politicians, for elected representatives. Here it is not for elected representatives, it is for additional collectors for development purpose, where additional collectors can go into villages. क्या 25 लाख से कम की गाड़ी में कलेक्टर विकास का निरीक्षण करने नहीं जा सकते? वैसे फिजूल खर्ची का आरोप और भी राज्यों में लग रहा है। राजस्थान में विधायकों के लिए 265 करोड़ रुपए खर्च करके फ्लैट बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक सरकारी भवन की जगह एक रिजॉर्ट में की जाती है। जनता के पैसे की बर्बादी सिर्फ सरकारें नहीं करती, बल्कि सिस्टम भी करता है। गवाही देती अब इन 3 तस्वीरों को देखिए। उन्नाव, प्रयागराज से लेकर हमीरपुर तक उत्तर प्रदेश में जब किसान अपना गेहूं बेचने के लिए सरकारी मंडियों में पहुंचे, तो इतना इंतजाम भी आज तक प्रशासन नहीं कर पाया कि ये दाने सुरक्षित रहें। प्रयागराज में बारिश के बाद मंडी में गेहूं की बोरियां भीगी। ये वो गेहूं के दाने जिन्हें जनता के टैक्स के दिए पैसे से खरीदा जाता है। लेकिन हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। जब बारिश होती है, गेहूं मंडी में ही भीगता है, सड़ता है और जनता का पैसा बर्बाद होता है। यही हाल उन्नाव में देखने में आया। पानी में डूबी इन्हीं गेहूं की बोरियों के लिए आपका पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन जिस देश में रोज 18 से 19 करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर होते हैं, वहां न अन्न बचाया जा पाता है, न जनता के पैसे को। आज तक ब्यूरो। एक आंकड़ा है जो बताता है कि 2016 से 2020 के दौरान अलग अलग दलों के 405 विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़ दी। दल बदल के चुनावी मैदान में उतर पड़े नेता हो या कार्यकर्ता, सब कस्में खाते हैं पार्टी की विचारधारा की, लेकिन सत्ता किसकी है ये देख पाला बदल लेते हैं और कहते हैं हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। हमसे भूल हो गई, हमको पार्टी में वापस ले लो। ये गुहार उस पश्चिम बंगाल में लग रही जहां मार्च अप्रैल में हर दूसरे दिन ममता बनर्जी के सिपाही बीजेपी का झंडा डंडा उठाने के लिए दौड़े जा रहे हैं। बीजेपी में जाकर अब वापस टीएमसी में अपनी घर वापसी चाहने वाले इन कार्यकर्ताओं के हाथों में माफीनामा वाला पोस्टर है और अपील ये कि अब माफ करके पार्टी में वापस ले लिया जाए।
মাটি মানুষের সরকারের উন্নয়নে সামিল হতে পারে এবং তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করতে পারে। জয় বাংলা, মহামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংग्रेस जिंदाबाद, उन्नयनमूलक कार्य संभव नहीं। बीरभूम में धरने पर बैठे अब तक तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो बंगाल में बीजेपी की लहर समझकर तृणमूल का पत्ता छोड़ कमल का फूल पकड़ बैठे थे। अब जब मुकुल राय जैसे दिग्गज बीजेपी में पांव नहीं जमा पाए और उल्टे पांव लौट पड़े तो कार्यकर्ता क्या करते। बीरभूम में 50 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए, जिन्हें बाद में पार्टी में वापस ले लिया गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार के बाद लगातार कार्यकर्ताओं के टीएमसी में वापसी का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें पिछले हफ्ते की, जब बीरभूम में ही बीजेपी कार्यकर्ता लाउड स्पीकर के साथ सड़कों पर उतरे थे और गांव-गांव में घूमकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया था। মাটি মানুষের সরকারের উন্নয়নে সামিল হতে পারে এবং তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করতে পারে। জয় বাংলা, মহামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্रेस जिंदाबाद, उन्नयनमूलक कार्य संभव नहीं। कार्यकर्ताओं की वापसी को बीजेपी हार के बाद मची भगदड़ नहीं बल्कि टीएमसी प्रायोजित हिंसा से पैदा हुआ डर बताती है। और अब दावा है कि मुकुल रॉय के बाद राजीव बनर्जी भी वापस पाला बदलकर टीएमसी के खाते में खुद की गिनती कराना चाहते हैं। But I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober, and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness. बंगाल में पाला बदल की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि पार्टी के विचार और विचारधारा सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। असलियत सत्ता का चुंबक है जिससे नेता चिपके रहना चाहते हैं। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। बात वंशवाद की जमीन पर फलने फूलने पनपने वाली उस राजनीति की जिसमें एक समय आता है जंग होती है अपनों की अपनों से। आज बात चाचा भतीजे की। चाचा भतीजे की नई लड़ाई बिहार में छिड़ी है, जहां दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को बेटे चिराग पासवान के हाथ से चाचा पशुपति पारस ने हाईजैक कर लिया है। हमारे भाई रामविलास पासवान जी गिन्नी बुक में नाम लिखाने वाले अद्भुत मौसम वैज्ञानिक, दिल्ली वाले नहीं इसरो वाले। राजनीति के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान का बेटा अपने घर का राजनीतिक तापमान नापने में नाकाम हो गया। चिराग तले अंधेरा हो गया। भतीजे को हवा तक नहीं लगी और चाचा ने भतीजे के कदमों के नीचे से जमीन खींच ली। पार्टी में कोई टूट नहीं हुआ, पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। चिराग के खिलाफ क्यों गए? नहीं, चिराग के कोई खिलाफ नहीं है। पार्टी को के वजूद को बचाने की बात थी। पारस बाबू को सबो सांसदों ने अपना नेता चुना है। अब ये मान के चला जाए कि ये पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में नहीं चलेगी, चिराग पासवान भले ही पार्टी में रहे। अब तो दीवार पे लिखी हुई इबारत का इशारा समझिए। किसी ने कभी इस नजारे की कल्पना नहीं की होगी। एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के घर के बाहर अपनी कार में बैठकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चाचा के दरवाजे भतीजे के लिए खुल नहीं रहे हैं। सुबह करीब 11:15 बजे चिराग अपने चाचा पशुपति पारस के घर पहुंचे थे। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए। चिराग पासवान कार का हॉर्न बजाते रहे। मीडिया के लोग चिराग से सवाल पूछते रहे, लेकिन चिराग खामोश रहे। आपको 20 मिनट वेट करना पड़े घर के अंदर आने के लिए। आप बात नहीं उठाएंगे। आपको लगता है कि ये इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग, इसके पीछे किसी की कोई साजिश? चिराग, इसके पीछे कोई साजिश? आखिरकार 25 मिनट बाद घर का गेट खुला। घर के भीतर चिराग करीब 45 मिनट रहे।
लेकिन वहां उनके चाचा तो नहीं मिले, मुलाकात सिर्फ चाची से हुई। इस तरह पशुपति पारस के घर से खाली हाथ लौट गए चिराग पासवान। कोरोना का काल था, कोई स्टाफ नहीं थे और पारस बाबू और प्रिंस जी कहीं निकले हुए थे। बाद में स्टाफ लोग आया तो खोला गए, चाची से मिल के गए हैं। चाची से क्या बात हो गई? अब चाची से कुछ पारिवारिक बात होगी, पॉलिटिकल बात तो नहीं होगी। उनको ऐसा लग रहा है कि परिवार टूट गया, पार्टी टूट गई, वो एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन परिवार में ऐसा जो वो रामविलास पासवान जो अपने भाइयों का ध्यान रखते थे, चिराग पासवान के साथ ये सलूक होगा कि 25 मिनट तक वो दरवाजे पे नहीं खड़े? नहीं, चिराग पासवान जी इस परिवार के सदस्य, कोई सलूक नहीं हुआ। देखिए कई स्टाफ कोविड से संक्रमित है यहाँ। रविवार की सुबह तक जिस एलजेपी के सुप्रीमो थे चिराग पासवान, उस पार्टी को तो उनके चाचा पशुपति पारस ने हाईजैक कर लिया। रविवार को ही पार्टी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के खेमे में जा चुके हैं। अब जो है चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके की नाराजगी परिवार और पार्टी में है, उसी को ध्यान में रखते हुए सभी सांसदों ने ये फैसला लिया है कि अब संसदीय दल के जो नेता हैं वो जो है पशुपति पारस होंगे और बाकी सांसद उनके साथ रहेंगे। पासवान परिवार में यह हाई प्रोफाइल सियासी ड्रामा रविवार को दिल्ली में शुरू हुआ, जब पार्टी के 6 में से 5 सांसद चिराग के खिलाफ खुली बगावत पर उतर आए। सभी पशुपति पारस के पक्ष में एकजुट हो गए। ये सांसद कौन हैं? जरा इन्हें पहचान भी लीजिए। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस, चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज, पार्टी सांसद महबूब अली कैसर, सांसद वीणा देवी और चंदन सिंह। ऐसा है, एलजेपी से हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं। पार्टी हम लोग का एलजेपी ही है, अलग नहीं हो रहा है, पार्टी में ही है। आप लोग दिखा रहे हैं जो टूट हो गई, टूट नहीं हुआ। एलजेपी पार्टी है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जो देश के नेता है, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। भी ऐसी चीज होती है तो राताराती एक बैग कुछ नहीं हो जाता। इसमें कहीं न कहीं से एक 3, 4, 5, 10 इश्यूज होंगे। सबके अलग अलग 5 सांसद हैं और ये एक कल्मिनेशन हुआ ऑफ मेनी इश्यूज के कल रात में जो हुआ। एलजेपी के इन सभी सांसदों ने रविवार की रात ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उसके बाद पशुपति ने मीडिया के सामने ऐलान किया कि वो एलजेपी से अलग नहीं है। संदेश दिया कि अब उन्हीं के इर्द गिर्द ही असली एलजेपी है। चिराग पासवान जो पार्टी अध्यक्ष थे, उनके लिए संदेश दिया कि उन्हें क्या करना है अब वो खुद तय करें। और ये हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है। जिस रामविलास पासवान ने सियासत की रेवड़ी अपने परिवार में बांटी, जिस तरह उन्होंने अपने भाइयों और भतीजों को आगे बढ़ाया, उन्हें संसद तक पहुंचाया, उन लोगों ने बदले में क्या दिया? रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी विरासत उनके बेटे चिराग ने संभाली, लेकिन चिराग के चाचा ने रामविलास पासवान के निधन के 9 महीने के भीतर ही पार्टी में तख्ता पलट कर दिया। आलम यह है कि अब रामविलास के बेटे चिराग पार्टी में अपना ही वजूद तलाशने के लिए मजबूर हो गए हैं। राजनीति में कब अपने खिलाफ हो जाएं ये कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में दुश्मनों से ज्यादा अपनों पर नजर रखनी चाहिए। इसका ताजा उदाहरण है चिराग पासवान के खिलाफ जिस तरीके से उनके भाई और चाचा ने बागी स्वर दिखाए हैं। शायद रामविलास पासवान ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी पार्टी और परिवार को ये दिन देखना पड़ेगा। अशोक भनोट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आ गई है और वो खबर ये कि पशुपति पारस बन गए हैं नेता। जी हां, एलजेपी संसदीय दल के नेता बन गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बस अब से कुछ ही देर पहले उन्हें मान्यता दे दी है। पार्टी में 6 में से 5 सांसदों ने उन्हें अपना नेता चुना था और अध्यक्ष को पत्र दिया था। अध्यक्ष ने एलजेपी सांसदों की मांग को स्वीकार कर लिया है। पशुपति पारस को एलजेपी का संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी गई है। पहले चिराग पासवान संसदीय दल के नेता हुआ करते थे, लेकिन अब चिराग पासवान नहीं हैं क्योंकि 6 में से 5 सांसदों ने उनके चाचा को अपना नेता माना है और उन्हें अब लोकसभा अध्यक्ष ने मान्यता भी दे दी है। चाचा भतीजे की इस जंग में
स्क्रिप्ट तो उसी समय लिखनी शुरू हो गई थी जब रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग पासवान को एलजेपी की कमान सौंप दी थी। आग में घी तब पड़ा जब चिराग ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के विरुद्ध चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। पशुपति पारस इस फैसले से घायल थे तो वहीं जेडीयू घात में। मौका मिला तो चाचा ने पार्टी में तख्ता पलट कर दिया। जेडीयू ने चाचा का साथ दिया। 8 अक्टूबर 2020 को बिहार के दिग्गज नेता रामविलास पासवान का निधन हुआ था। उन्हें श्रद्धांजलि देने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। पासवान का पार्थिव शरीर जब पटना पहुंचा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। रामविलास पासवान के निधन के 248 दिन बाद ही उनके भाइयों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया और उनके बेटे चिराग को दूध में पड़ी मक्खी की तरह हाशिए पर फेंक दिया। चर्चा ये है कि पासवान परिवार में इस सियासी खेल के पीछे दिमाग नीतीश कुमार का है। एक बात ध्यान रखना चाहिए, चाहे पारस जी हो, नीतीश जी हो, वो जो भी आधार वोट है ना रामविलास जी का, वो ये भी देखेगा कि 1 साल के अंदर उनकी मौत का 1 वर्ष भी नहीं हुआ। उनके साथ, उनकी स्मृति के साथ जो हो रहा है ना, वो आधार वोट तय करेगा आगे की राजनीति कैसे होगी। हमको लगता है कि जिस तरह की नकारात्मक राजनीति चिराग जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में किया है, उससे उनके पार्टी के लोग और जो पार्टी की रैंक एंड फाइल थी वो नाखुश रही होगी। तभी इतना बड़ा निर्णय पार्टी के नेताओं ने लिया है और पारस जी के नेतृत्व में एक नया संसदीय दल का गठन किया है। बात 2020 के विधानसभा चुनाव की है। चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने फैसला लिया कि वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश के खिलाफ चिराग ने आरोपों की झड़ी लगा दी। चिराग तो नीतीश को जेल भिजवाने की धमकी भी देने लगे थे। मुख्यमंत्री से कि भैया तस्करी का जो पैसा आता है, जो नए तस्कर आपने बनाए हैं, वो शराब का पैसा, जो शराब को ये लोग ब्लैक में बेचते हैं, तस्करी का पैसा कहाँ जाता है भैया? हमारे मुख्यमंत्री की जेब में, नीतीश कुमार की जेब में अगर ये पैसा जाता है तो याद रखें नीतीश कुमार जी कि अगली हमारी सरकार जो बनेगी लोजपा की, इसकी समीक्षा करवाकर इसमें भी आपको जेल भिजवाने का काम करेंगे। चिराग पासवान के इस फैसले से उनके चाचा पशुपति पारस नाखुश थे। अपना एजेंडा होता है, आपकी अपनी विचारधारा होती है और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं करेंगे। एलजेपी अपने आंतरिक अंतर विरोधों की वजह से, श्री चिराग पासवान के अकुशल नेतृत्व की वजह से, बिहार एलजेपी का एनडीए से बाहर आने की वजह से जो उसका आभा मंडल कम हुआ, टूट के मुख्य कारण यही है। सूत्रों की माने तो चाचा भतीजा की जंग में जेडीयू ने अहम भूमिका निभाई। जेडीयू नेता ललन सिंह की सक्रियता भी चर्चा में रही। चर्चा तो ये भी हुई कि चिराग से अलग हुए सभी 5 सांसद जेडीयू में शामिल होंगे। हालांकि पशुपति पारस ने इस संभावना से खुद ही इनकार कर दिया। मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब दलित शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार हूँ। मैं एनडीए में के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूंगा, गठबंधन धर्म का पालन करूंगा। अब यही हकीकत है। पटना में पशुपति पारस के बंगले के बाहर बोर्ड पर अब अध्यक्ष के पद का ऐलान चस्पा हो चुका है। बिहार की सियासत में खेल हो चुका है। कप्तान आउट हो चुका है। चाचा कमान संभाल चुका है।
विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश कुमार तो मजबूत हो गए, लेकिन चिराग लगातार कमजोर होते चले गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि उनके परिवार के यानी कि चाचा और चचेरे भाई ने भी उनका साथ छोड़ दिया। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि चिराग तले अंधेरा। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना। आज एलजेपी में इस टूट में आखिर किसका फायदा होने वाला है? चर्चा तो पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने तक की है। सवाल अब चिराग पासवान के राजनीतिक भविष्य का है। पासवान लगातार 5 MP एक साथ हैं। हम लोग चाहेंगे कि चिराग जी भी हम लोग के साथ आ जाएं। एक चेंज ऑफ लीडरशिप, महज एक चेंज ऑफ लीडरशिप हो जिसको चिराग जी भी एक्सेप्ट करें। हम लोग सब एकजुट होकर के एलजेपी में रहें। मतलब चिराग के अंदर काम नहीं करना है, उनको और एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आगे जाकर के फ्यूचर उनका है। पशुपति कुमार पारस पिछले कुछ दिनों से लगातार जेडीयू सांसद ललन सिंह के संपर्क में थे। हाल ही में पटना में दोनों के बीच मुलाकात भी हुई थी। दिल्ली में भी इनके बीच लगातार बातचीत होती रही। पर नई वाली एलजेपी है वो नई बनी एलजेपी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहां पर और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एनडीए में रह के कार्य आप देखते रहिए आज तक।